हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग करियर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश स्टाफ नर्स एग्जाम की आपकी तैयारी जो मैं करवा रही हूँ उसमें मुझे कमेंट्स में आया था कि सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं आप लेके आए। तो आई होप जो मैं क्वेश्चंस आपके लिए लेके आई हूँ फर्दर आने वाले एग्जाम में HPSSB में आपके लिए हेल्पफुल हो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद माय फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट: what will the nurse do if a child develops convulsion within 24 hours after giving TPT? And its options are giving tepid sponge bath and paracetamol as ordered. Option B, don't give the second dose of TPT. And option C, give the child DTAP instead. Option D, the child must begin with DT only on the second dose because the child reacted negatively and developed produces with the first dose। तो जो इसमें हमारा आंसर है वो क्या आएगा, हम क्या करेंगे, पेशेंट को टैपिड स्पंज बाथ करेंगे और क्या करेंगे, पैरासीटामोल ऑर्डर करेंगे। देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड: what is the priority nursing assessment in the first 24 hours after the admission of the patient with a thrombotic stroke? And its options are cholesterol level, pupil size and pupillary response, verbal sound and echocardiogram। तो इसमें जो हमारा आंसर है वो क्या आएगा, प्यूपिल साइज एंड प्यूपिलरी रिस्पॉन्स। जो हमारा स्ट्रोक की कंडीशन होती है उसमें मेनली जो है हमें क्या मॉनिटर करना होता है, हमारे प्यूपिल का साइज और प्यूपिलरी रिस्पॉन्स, क्योंकि वो किसको इंडिकेट करता है, हमारी क्रेनियल नर्व्स को। क्रेनियल नर्व से क्या है, हमें पता चलता है कि पेशेंट क्या है, कि कंडीशन क्या है। देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड: a client with head trauma developed a urine output of 30 ml per hour, dry skin, and dry mucous membrane. Which of the following nursing interventions is the most appropriate to perform initially? किसी को अगर हेड ट्रोमा हो गया है, उसका 30 ml पर आवर जो है यूरिन आ रहा है, तो नर्स को क्या है, क्या इनिशियल एक्शंस जो है लेनी चाहिए, क्या नर्सिंग इंटरवेंशंस हो सकती हैं। फर्स्ट है हमारा ऑप्शन इवेलुएट द यूरिन आउटपुट स्पेसिफिक ग्रेविटी। ऑप्शन बी एंटिसिपेटिंग ट्रीटमेंट फॉर रीनल फेलियर। एंड ऑप्शन सी प्रोवाइड इमोलिएंट टू द स्किन टू प्रिवेंट ब्रेकडाउन। एंड लास्ट वन इज स्लो डाउन द IV फ्लूइड एंड नोटिफाई द फिजिशियन। तो इसमें हमारा आंसर आएगा इवेलुएट द यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी। देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ: he plans for his sampling method. Which sampling method give equal chance of unit in the population to get pick? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो रैंडम सैम्पलिंग मेथड है वो होता क्या, उसमें क्या करते हैं, हर आदमी का इक्वल चांस होता है कि उसकी टर्न आए। जैसे कि ईच इंडिविजुअल इज चूजन रैंडम, इसलिए हम कुछ भी, अब कोई भी आदमी जो है किसी एक लार्ज ग्रुप से उठा सकते हैं, तो वो रैंडमली चूज हुआ। और इसमें क्या है, पूरी जितनी भी पॉपुलेशन है उनको इक्वल चांस मिला है। तो इसमें हमारे ऑप्शंस हैं रैंडम सैम्पलिंग, एक्सीडेंटल सैम्पलिंग, क्वाटा सैम्पलिंग एंड जजमेंट। तो इसमें हमारी कौन सी है, रैंडम सैम्पलिंग, जिसमें क्या बोला गया है, इक्वल चांस मिलता है पिक्ड होने का पूरी पॉपुलेशन को। तो इसमें हमारा आंसर आएगा रैंडम सैम्पलिंग। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ: client has a sign of ICP. Which of the following is an indicator of deterioration in the client condition? And its options are widening pulse pressure, decrease in the pulse pressure, option C dilated fixed pupil, and last one is a decreased level in loss of कॉन्शियसनेस। तो फर्स्टली तो बोला गया है डिक्रीज इन क्लाइंट ऑफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस जो है वो किसको दिखाती है, कि क्लाइंट का क्या है, डिटोरिएशन हो गई है किस चीज में, न्यूरोलॉजिकल स्टेटस में। तो इसमें हमारा आंसर क्या आएगा, डिक्रीज इन द लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। The next है question number 6. A client with subdural hematoma was given mannitol to decrease the intracranial pressure. Which of the following result would best know the mannitol was effective? And its options are urine output increase, pupil are 8 mm and non-reactive, and option C is systolic blood pressure remain at 150 mm Hg, and BUN and creatinine level return to normal। तो इसमें जो हमारा आंसर है वो आएगा यूरिन आउटपुट इंक्रीज। मैनिटोल जो है क्या प्रमोट करता है, ओस्मोटिक डायरेसिस, जिससे क्या होता है, हमारी जो इंक्रीज हो जाता है प्रेशर ग्रेडियंट इन द रीनल
tubules. देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7th, विच नर्सिंग डायग्नोसिस टेक हाईएस्ट प्रायोरिटी फॉर अ क्लाइंट विद पार्किंसन क्राइसिस? And its options are imbalanced nutritional, less than the body requirement, ineffective airway clearance, option C impaired urinary elimination, and option D risk of injury. तो इसमें हमारा आंसर आएगा इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस। सबसे पहले जो हमारी पार्किंसन डिजीज है वो क्या है, डोपामिन से रिलेटेड होती है। ठीक है, तो उसमें बताया गया है कि काफी सारे सिम्टम्स जो है पेशेंट में आते हैं। जो पार्किंसन डिजीज है उसमें कंफर्म होता है कि पेशेंट क्या है, बेड रिडन होता है। तो उसको मेनली किस चीज का रिस्क होता है, फॉर रिस्क ऑफ एस्पिरेशन एंड निमोनिया। तो फर्स्टली जो हमारा डायग्नोस बनेगा उस पे वो क्या बनेगा, इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस के रिगार्डिंग बनेगा। तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी उसकी, एयरवे। देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, a female client is admitted to the facility for investigation of balance coordination problem, including possible Meniere's disease. When assessing this client, the nurse expects to note vertigo, tinnitus, and hearing loss. Option B, vertigo, vomiting, and nystagmus. Option C, vertigo, pain, and hearing impairment. And last one is vertigo, blurred vision, and fever. तो इसमें क्या हमारा आंसर आएगा, वर्टिगो, टिनाइटिस एंड हेयरिंग लॉस। जो मिनियर डिजीज है वो क्या इनर ईयर डिजीज है, और इसमें मेनली हमारे जो सिम्टम्स हैं वो आते हैं वर्टिगो, टिनाइटिस और हेयरिंग लॉस जो है इसमें मेनली होता है। और रेयरली कभी पेन भी पेशेंट को हो सकता है और फीवर के केसेस भी आ सकते हैं। देन नेक्स्ट है question number 9th, a female client is admitted with a cervical spine injury sustained during a diving accident. When planning for this client care, the nurse should highest priority to which nursing diagnosis? अगर कोई एक्सीडेंट हो गया है तो नर्स का फर्स्ट क्या प्रायोरिटी बनेगी? तो हमारे पास ऑप्शंस हैं, impaired physical immobility, ineffective breathing pattern, option C disturbed sensory perception, and option D is a self care deficit ड्रेसिंग और ग्रूमिंग। तो इसमें हमारा आंसर आएगा इनइफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न। क्यों आएगा ये आंसर, क्योंकि जो सर्वाइकल इंजरी है वो क्या कॉज करती है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। तो नर्स शुड टेक इमीडिएट एक्शन, नर्स को क्या है इमीडिएट एक्शन लेना है टू मेंटेन अ पेटेंट एयरवे एंड प्रोवाइड अ प्रॉपर ऑक्सीजन टू द पेशेंट। Then next है हमारा question number 10th. The nurse Marty is monitoring a client for adverse reaction to dantrolene. Which adverse reaction is most common? कौन सा जो adverse reaction है इस ड्रग का होता है वो होता है हमारी मसल वीकनेस। जो इस डिजीज का मेन साइड इफेक्ट है वो मसल वीकनेस होती है। ये जो ड्रग है ये क्या करता है, हमारे जो लीवर है, लीवर की फंक्शनिंग है उसको डिप्रेस कर देता है। और मसल वीकनेस भी इसमें काफी सारी होती है जिसकी वजह से क्या होता है, स्लरिंग स्पीच होती है, ड्रूलिंग होती है। ड्रूलिंग मतलब एक साइड से पेशेंट का स्लाइवा निकलता रहता है, और एन्यूरिसिस और बहुत सारी कंडीशंस जो है इसमें आती हैं। देन नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11th. A nurse is assessing a 37-year-old client diagnosed with multiple sclerosis. Which of the following symptom would the nurse expect to find? And its options are vision change, absent deep tendon reflexes, tremor at rest, and flaccid muscles. तो जो इसमें हमारा आंसर है वो क्या है, विजन चेंजेस। विजन चेंजेस में मेनली हमारा क्या चीजें जो है आती हैं, जैसे ब्लड विजन हो सकता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में हमारे मेन जो सिम्टम्स हैं, डिप्लोपिया हो जाता है, विजन चेंज हो सकते हैं, आदमी को दिखना बंद हो सकता है। ये सारे सिम्टम्स जो है इसमें आते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12. व्हाट इमीडिएट नर्सिंग इंटरवेंशन विल यू टेक इन केस ऑफ ब्लड रिएक्शन? अगर किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूज हो रहा है और ब्लड में रिएक्शन हो गए तो क्या करना चाहिए, फर्स्ट नर्स को क्या करना है? फर्स्टली तो हमारे पास ऑप्शन है, इन्फॉर्म द फिजिशियन, स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली एंड मॉनिटर वाइटल साइन। ऑप्शन सी, इन्फॉर्म ब्लड बैंक, एंड ऑप्शन डी, मॉनिटर वाइटल साइंस। तो इसमें हमारा आंसर है स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली एंड मॉनिटर द वाइटल साइन।
तो फर्स्टली तो हमें ये करना है, अगर रिएक्शन किसी को हो जाता है ब्लड में, तो उसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने स्टॉप कर दिया ट्रांसफ्यूजन। उसके बाद सेकेंडली हमने पेशेंट को नॉर्मल सलाइन जो है देना है। क्यों देना है? ताकि जहाँ से हम ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं ब्लड को, वो एरिया जो है क्लोट वहाँ पे ना बन जाए। और थर्ड, हमने पेशेंट को, फिजिशियन को इन्फॉर्म करना होता है कि पेशेंट को ब्लड का रिएक्शन हो गया है। देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13th. An unintentional touching of patient's body without consent is termed as, and its options are negligence, assault, battery and malpractice. तो पेशेंट की परमिशन के बिना अगर हम उसकी बॉडी को टच करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? बैटरी बोलते हैं। और इसमें बाकी जो अदर कंडीशंस है, जैसे असोल्ट होता है, फिजिकल असोल्ट में क्या होता है, कोई फिजिकल कांटेक्ट की कोई नेसेसरी नहीं होती। जैसे नर्सिस जो हैं किसी को एक्सप्रेशंस के थ्रू या अपने हाथों के थ्रू जो है, जैसे इंजेक्शन से डराएं, जैसे बच्चे को हम हॉस्पिटल में आता है तो हम बच्चे को क्या करते हैं, कई बार डराते हैं या कुछ ऐसे एक्सप्रेशन से, तो वो किसके अंडर आता है? असॉल्ट के अंदर आता है। देन नेक्स्ट है आपका नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस होता है जो हम केयरलेसनेस करते हैं, जैसे कि हमने क्या किया, पेशेंट को गलत मेडिसिन जो है एडमिनिस्टर कर दी या गलत अमाउंट ऑफ फ्लूइड जो है पेशेंट को दे दिया, तो उसको बोलते हैं नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस मींस केयरलेसनेस। और लास्ट है हमारा इसमें माल प्रैक्टिस। माल प्रैक्टिस में होता है कि पेशेंट जो फेलियर टू चेक फॉर प्री, जैसे पेशेंट आपके पास ओटी के बाद आया, तो आपने क्या है, उसके कोई भी टेम्परेचर वाइटल्स नहीं लिए, कोई मेडिकेशन नहीं दी, फेलियर टू चेक फॉर पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट, और फेलियर टू फॉलो द फिजिशियन ऑर्डर। पेशेंट के क्या है, फिजिशियन ने जो ऑर्डर दिए हैं, नर्स वो फॉलो नहीं कर रही है, तो वो किसके अंडर आएगा? माल प्रैक्टिस के अंदर आएगा। द नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14th. A nurse is assessing the abdomen. The nurse know the best sequence to perform the assessment is. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जो फिजिकल हमारी जो असेसमेंट होती है उसके स्टेप्स अलग होते हैं, और जो एब्डोमिनल असेसमेंट होती है उसके स्टेप्स अलग होते हैं। तो फर्स्टली तो हम जो हमारी बॉडी की होती है असेसमेंट, उसको हम पढ़ लेते हैं। जो नॉर्मल एग्जामिनेशन हम करते हैं वो करते हैं, सबसे पहले उसमें भी सब दोनों में 4 स्टेप्स होते हैं। तो फर्स्टली हम इसमें करते हैं इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, प्रकशन और ऑस्कल्टेशन। ठीक है। और जो हम एब्डोमेन की करते हैं वो, उसका केस थोड़ा अलग है। उसमें हम सबसे पहले करते हैं इंस्पेक्शन, फिर हम करते हैं ऑस्कल्टेशन, फिर हम करते हैं प्रकशन, और लास्ट में हम करते हैं पाल्पेशन। देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15th. Nurse is taking the blood pressure of the obese patient. If the blood cuff is too small, the result will be, and its options are a false elevation, a false low reading, option C, a blood pressure reading that is correct, and last one is